नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास में 18 फरवरी 18 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अपने साथ नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठे होंगे, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो कुछ भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कभी कभी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होते हैं जो आपके पीडीएफ में मेंशन नहीं होते हैं, उन्हें मैं जब क्लास के दौरान बता रही हूँ तो साथ में आप उन्हें भी जो है नोट डाउन करते हुए चलिए। क्योंकि देखिए, हमें हर तरह से तैयार रहना है, हर डायमेंशन से तैयार रहना है। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें ये ना लगे कि भाई बस ये कहाँ से आ गया। तो एकदम खुद को प्रिपेयर कर लीजिए, हर तरह का अस्त्र शस्त्र ले लीजिए और बैठ जाइए आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। और उसके पहले कहना चाहूंगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो जो अवैध खनन होते हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये 4 ऑप्शन है: खनन प्रहरी, खनन कवच, खनन साथी, खनन द्वार। तो जिन्हें आंसर आ रहा है वो वीडियो पॉज करके आंसर दें, ठीक है। देखिए कोशिश क्या करिए आंसर खुद से देने की। और इसका करेक्ट आंसर है ए, खनन प्रहरी। और मैं जानती हूँ आप लोग काफी स्मार्ट है, आप लोग काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिस तरीके के आप लोग रिप्लाई करते हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका आप लोग आंसर भी करते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे जो है मैं और भी सारे जितने भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, मैं देखती हूँ आप लोग इतने अच्छे से आंसर करते हैं। इससे लगता है कि हाँ, काफी मेहनत आप कर रहे हैं। और बात करते हैं हम कौन सा, यहाँ पे एक ऐप है जिसका नाम है खनन प्रहरी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ये ऐप। और जितने भी जो अनधिकृत, जो अवैध तरीके से जो कोयला खनन गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए, उन पे अंकुश लगाने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने इस गतिविधियों पर, यानी कि जो अवैध खनन, उन पर निगरानी रखने के लिए एक और ऐप को लॉन्च किया है। क्या नाम है ये? कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली, यानी कि कोल माइनेंस सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इस ऐप को भी लॉन्च किया गया है। किस उद्देश्य से? तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये मंत्रालय कौन सा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च तो किया गया। अगर आपसे मिनिस्ट्री पूछ दी जाए तो कोयला मंत्रालय के द्वारा जो खनन प्रहरी ऐप को लॉन्च किया गया है। और ध्यान रखिएगा, ये अवैध खनन हो गया या फिर ऐसी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, नागरिकों के माध्यम से ऐसी चीजों पर कंट्रोल करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो जो नागरिक हैं, नागरिकों को घटना के स्थान से भू टैग की गई तस्वीरों और टैक्स के रूप में सूचना का उपयोग करके, मान लीजिए किसी नागरिक को पता है कि हाँ भाई हमारे क्षेत्र में इस तरीके की अवैध खनन गतिविधियां चल रही है, तो वो क्या करेगा, फोटो क्लिक करके, ठीक है, उसका भू टैग करके तस्वीरें भेजना, टैक्स भेजना, उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जो अवैध कोयला खनन घटनाएं हैं उनका क्या करेगा, वो रिपोर्ट कर सकेगा, ठीक है। तो इन सब गतिविधियों से एक तरीके से जो है नागरिकों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे बात करें, जो ये खनन प्रहरी है, जो ऐप है, इसी के माध्यम से एक क्या उद्देश्य देखिए क्या है। सबसे पहले नागरिकों की शिकायतों की प्राप्ति से अवैध खनन के खिलाफ नागरिकों की भागीदारी का पता लगाना, ये किस तरीके से जो है नागरिकों की भागीदारी है उसका पता लगाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। बेसिकली उद्देश्य यही है, ठीक है। ये देखा जाए, ये ऐप जो है यह किसी भी अवैध कोयला खनन घटना की भू टैग की गई तस्वीरों के साथ साथ घटना के स्थान से किसी भी नागरिक के लिए सूचना का उपकरण होगा। तो वो कोई भी नागरिक के लिए जो है सूचना ये पहुंचाई जा सकती है उस नागरिक के माध्यम से। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये खनन प्रहरी ऐप, तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, कोयला मंत्रालय के द्वारा जो अवैध खनन होते हैं, ऐसी अवैध कोयला खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है, कोयला मंत्रालय, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है कि रायाना बरवानी अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। देखिए इधर लगातार हमें देखने को मिला है ऐसे प्रश्न, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये रायाना बरवानी नाम ध्यान रखिएगा। और ये जो है अंतरिक्ष यात्री है, ये अंतरिक्ष मिशन के लिए जा रही है, ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है उस देश की। किस देश की दोस्तों? सऊदी अरब। तो ध्यान रखिएगा, जहां पे इतना
कानून जिस तरीके का सख्त है महिलाओं के लिए, वहां पे जो महिलाएं इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और नेतृत्व कर रही है बहुत सारी जगहों पे। और वहां पे देखिए अब अंतरिक्ष मिशन में भी ये महिलाएं जा रही हैं, और उसमें पहली महिला जो है सऊदी अरब की, जो कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष मिशन पे जा रही है। क्या नाम है? रायाना बरवानी नाम है। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख लीजिए और देखिए जो सऊदी अरब की पहली महिला है जो अंतरिक्ष यात्रा पर इस वर्ष जाएंगी, और इनका नाम क्या है? रायाना बरवानी। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आप इतनी बार सुन लो कि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये सऊदी अरब के अंतरिक्ष यात्री हैं, स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं। और ये देखा जाए इस साल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पे ये 10 दिन के मिशन पर जाएंगी। इनके साथ एक इनके साथी होंगे अली अल कारमानी, ठीक है, काररानी, जो कि वो भी अंतरिक्ष यात्री होंगे इस मिशन के, और वो भी इनके साथ जाएंगे, ठीक है। इनकी बात करें, देखिए ये जो मिशन है ये एक निजी कंपनी का मिशन है। अंतरिक्ष क्या नाम है? तो ये रायाना बरवानी और कल कारनी, ये एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है जिसका नाम है एक्सियोम स्पेस, उसी का ये मिशन है। उसी मिशन के हिस्से के रूप में ये स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर ये जाएंगी। कहां पे? इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी। तो नाम ध्यान रखिएगा, स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान, ठीक है। इसी अंतरिक्ष यान से ये जाएंगी। किसका ये मिशन है? ये तो वहां की एक निजी कंपनी है एक्सियोम स्पेस, उसी से ये अंतरिक्ष में जाएंगी रायाना बरवानी और अल कारनी, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो है अरब देश जो है, अरब नेशन है, उनमें सबसे पहले जो है अपने नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा 2019 में ये सऊदी अरब का ही ये देश है जिसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। इसी ने अपने सबसे पहले एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला अंतरिक्ष में भेजा था। ये पहला अरब देश बन गया था, ठीक है। उस नागरिक का नाम क्या था? अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम था? हज्जा अल मंसूरी। ये देखिए ये 8 दिन बिताए थे वहां पे ISS में, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी में। ये संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, और ये पहले जो है देश बना था अरब देश में देखा जाए तो। अगर हम सबसे पहले देखें कि सबसे पहले अरब मुस्लिम कौन था जो अंतरिक्ष यात्रा में गए थे, तो 1985 की बात है। जो सऊदी अरब के जो शाही राजकुमार है जिनका नाम है सुल्तान बिन अब्दुल्ला, यहाँ पे सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज, ठीक है। ये देखा जाए एक अमेरिकी संगठित अंतरिक्ष मिशन है, उसमें इन्होंने भाग लिया था और वहीं से जो है ये अंतरिक्ष में यात्रा किए थे, और अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले ये पहले अरब मुस्लिम बने थे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ हमें ऐसे फैक्ट्स दिखे हैं, कुछ जो पुराने फैक्ट्स हैं, स्टैटिक्स चीजें हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर हम बात करें कि यहाँ पे रायाना बरमानी ये सऊदी अरब की ये अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि पहली मिशन ये देखा जाए वहां पे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगी सऊदी अरब की, ठीक है। आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सऊदी अरब से रिलेटेड देख लेते हैं। सबसे पहले तो सऊदी अरब की बात करें दोस्तों, तो सऊदी अरब देखिए यहाँ पे इसकी राजधानी रियाद है और यहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल है। यहाँ के प्रधानमंत्री या फिर हम जिसको सुल्तान कह सकते हैं मोहम्मद बिन सलमान है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे भी हाल फिलहाल में हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि सऊदी अरब जो है 2027 में फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। तो फुटबॉल एशियाई कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? वो कर रहा है दोस्तों सऊदी अरब कर रहा है। वही बात करें कि सुहेल एजाज ये सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत कौन है? सुहेल एजाज। आप मुझे बताइए कि इस वर्ष जो फुटबॉल एशियाई कप हुआ था इसके पहले वो किस देश में हुआ था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि 2027 का जो फुटबॉल एशियाई कप हो रहा है वो हो रहा है सऊदी अरब में। आइए थोड़ा सा सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैप आप देख रहे हैं, सऊदी अरब का मैप है और आपको ये दिख रहा है सऊदी अरब, ठीक है। देखिए सऊदी अरब के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। राजधानी लोगों ने क्या देखा दोस्तों? रियाद है। और अगर हम देखें इसकी भौगोलिक स्थिति तो इसको एक तरफ से रेड सी यानी कि लाल सागर और एक तरफ पर्शियन गल्फ इसके स्थित है। वहीं बात करें इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में कि इसने किन किन देशों से अपनी सीमा को साझा किया है, तो नॉर्थ में आप देखते चलिए तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा जॉर्डन, फिर इराक, फिर कुवैत, ठीक है, फिर यहाँ पे कतर, ठीक है, फिर यहाँ पे दिखाई देगा यूएई, ओमान और यमन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कंट्री दिखाई दे रही है।
और यहाँ पे देखिए पर्सन गल्फ है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप गल्फ ऑफ ओमान है। देखिए इन दोनों गल्फ ऑफ ओमान, और हम बार बार कितनी बार आपको बोलेंगे जो लोग रेगुलर क्लास देख रहे होंगे कि पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करने वाला, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑयल स्ट्रेट के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ऑयल की बड़ी बड़ी शिप जो है यहीं से गुजरती हैं ये, ठीक है। और अगर देखिए ये किन किन देशों पे, तो आपको यहाँ पे देखिए पिक पर ओमान दिखेगा, और यहाँ पे ईरान और ओमान को अलग कर रहा है, और पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपका सऊदी अरब की कुछ आपको लोकेशन दिख रही है। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा शिंकुला टनल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों लद्दाख है। अभी देखा जाए ये जो शिंकुला टनल हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, और यहाँ पे देखा जाए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जो, ये ध्यान रखेगा ये सभी मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। ऐसा नहीं कि बर्फबारी हो जाए और वहां पे जो है संचार गतिविधियां बाधित हो जाए, तो उन सब कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए एक टनल बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और इस टनल, ये सुरंग ही है, ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा सभी मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए इस सुरंग के निर्माण को मंजूरी दिया गया है। कौन सी सुरंग? तो शिंकुला सुरंग, ठीक है। शिंकुला टनल जो है इसके निर्माण की मंजूरी दी गई है, ये लद्दाख में इसको बनाया जाएगा। और जो रिपोर्ट है आई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ये बताया गया है, देखिए कितनी लंबी सुरंग होगी, तो 4.1 किलोमीटर ये लंबी सुरंग है, और इस सुरंग का जो निर्माण कार्य है वो माना जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक ये पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके निर्माण की बात किया जाए दोस्तों, तो शिंकुला टनल जो है वो बनाया जा रहा है शिंकुला दर्रे पर, ठीक है, जो दर्रा है, और कितनी ऊंचाई पर? तो 16,580 फीट की ऊंचाई पर ये बनाया जा रहा है। और ये कहाँ पे, किससे? ये रोहतांग दर्रे के उत्तर में स्थित है। रोहतांग दर्रा दोस्तों कहाँ पे है? रोहतांगला, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश मनाली में ये है रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रा के नॉर्थ में ही देखा जाए शिंकुला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये जो निर्माण कार्य किया जा रहा है दोस्तों, वो संगठन है सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे BRO, सीमा सड़क संगठन, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट योजक, प्रोजेक्ट योजक के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। इस सुरंग की बात किया जाए तो कनेक्ट करेगा किसी न किसी को, तो यहाँ पे जो 4.1 किलोमीटर की ये सुरंग है, ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये देखा जाए, ये एक तरीके से ये जो सुरंग है वो सामरिक दृष्टि से भी देखा जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक अन्य सुरंग का भी निर्माण जो है वो चल रहा है, वो निर्माणाधीन है। क्या नाम है? जोजिला सुरंग, ठीक है, जो कि ध्यान रखिएगा श्रीनगर और कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये स्थित होगा, ठीक है, ये जोजिला सुरंग। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस विश्व, यहाँ पे भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, कितने किलोमीटर लंबी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने साइक्लोन गैब्रियल के कारण नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? देखिए अभी हाल फिलहाल में ये चक्रवात आया है गैब्रियल, और इसके कारण से उस देश में नेशनल इमरजेंसी की जो है घोषणा की गई। इतिहास में तीसरी बार वहां पे जो है नेशनल इमरजेंसी लगा है, इसके पहले कोविड के दौरान लगा था। और ये कंट्री कौन है? ये न्यूजीलैंड है, जिनकी अभी हाल फिलहाल में जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आप मुझे पहले ये बताएंगे कि कौन सी वो प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पे न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री बने हैं, आप मुझे बताइए। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए जो न्यूजीलैंड का जो नॉर्थ वाला द्वीप है, उत्तरी द्वीप नॉर्थ आइलैंड है, वहां पे चक्रवात प्रभावित किया है, चक्रवात गैब्रियल, जिसके बाद से वहां की जो गवर्नमेंट है, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट, उसने वहां पे नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी, ठीक है। बात करें जो चक्रवात गैब्रियल की, तो इसके कारण देखा जाए जो जितना भी जो नॉर्थ आइलैंड है, आइलैंड वहां का न्यूजीलैंड का, उसमें काफी ज्यादा व्यापक बाढ़ आया है, भूस्खलन हुआ है, समुद्री तूफान, यहाँ पे जो विशाल समुद्र में बाढ़ आ गई, तो बहुत ज्यादा प्रभावित किया इस चक्रवात ने, जिसको ध्यान में रखते हुए, नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां की सरकार ने ये डिसीजन लिया है। कुछ अन्य भी तूफानों के बारे में बात कर लेते, चक्रवात के बारे में बात कर लेते, जो भी कुछ समय पहले चर्चा में थे। सबसे पहला देखा जाए चक्रवाती तूफान जिसका नाम है मेंडोज, जिसको हम मांडोज भी कहते हैं, मेंडोज भी कहा जाता है।
ये देखिए संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसका नाम दिया गया था। मेंडोज देखिए ये प्रभावित किया था लगभग 8 दिसंबर को 2022 को, ठीक है। ये तमिलनाडु और पुडुचेरी के क्षेत्र को जो है ये प्रभावित किया था, पुडुचेरी के क्षेत्र को। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल में जो है ये चक्रवात आया था और इसने जो है मेंडूस ने तमिलनाडु और ये वाला जो हमारा ईस्टर्न वाला जो कोस्ट है उसको प्रभावित किया था और इस मेंडूस चक्रवात को नाम दिया गया था संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। वही बात करें 2022 का जो पहला चक्रवाती तूफान था जिसका नाम देखिए क्या है, असानी। और असानी जो नामकरण किया गया था वो श्रीलंका के द्वारा किया गया था। नामकरण पूछा जाता है इसीलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं। अक्टूबर 2022 में एक बांग्लादेश के तट से एक चक्रवात टकराया था जिसका नाम है चक्रवात सीतरंग। और जो है चक्रवात सीतरंग जो नाम दिया गया था वो भी थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। बे ऑफ बंगाल में चक्रवात आया था। देखिए पूछता है कि बे ऑफ बंगाल में कौन सा चक्रवात है, अरब सागर में कौन सा चक्रवात है। अगर आप प्रीवियस इसके क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। और यहाँ पे जो चक्रवात सीतरंग है जिसने बांग्लादेश को अक्टूबर 2022 में प्रभावित किया था, इसको देखा जाए नामकरण दिया गया था, नामकरण इसका थाईलैंड के द्वारा किया गया था। और अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने बम चक्रवात सुना होगा जिसके वजह से देखिए वहां पे -58 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया था अमेरिका का तापमान। बम चक्रवात अमेरिका से ये संबंधित है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और जो क्वेश्चन पूछी हो वो आप मुझे बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि WHO ने किस देश में मार्बर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है। मार्बर्ग डिजीज है, देखिए इसका पहला प्रकोप की पुष्टि कर दी गई है WHO के द्वारा। गैबॉन, नाइजर, इक्वेटोरियल गिनी या फिर सूडान। करेक्ट आंसर सी है। जो यहाँ पे देखिए वेस्ट अफ्रीका का ये देश है इक्वेटोरियल गिनी, वहां पर इसका प्रकोप देखा गया है मार्बर्ग रोग का। इसकी पुष्टि जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा की गई है। और यहाँ पे हम बात करें WHO ने अभी हाल फिलहाल में इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो अफ्रीका का देश है भूमध्य रेखीय गिनी, वहां पे क्या है इस वायरस का मार्बर्ग रोग जो है वायरस का रोग का प्रकोप देखा गया है, ठीक है। WHO के अनुसार बताया जा रहा है कि ये जो रोग है, ठीक है, मार्बर्ग वायरस रोग, ये बहुत ही ज्यादा अत्यधिक संक्रामक रोग है, बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैलने वाला ये रोग है। और इस रोग के कारण देखिए हमारे जो बॉडी में क्या रक्तस्राव बुखार होता है और इसी के कारण से रक्तस्राव होता है। इस कारण से इस डिजीज को पहले क्या कहा जाता था, मार्बर्ग स्राव, ठीक है, रक्तस्रावी बुखार के भी नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा कि मार्बर्ग को किस नाम से पहले जाना जाता था। वही बात करें ये जो डिजीज है, ये वायरस जो है मार्बर्ग वायरस रोग है, ये किससे फैलता है दोस्तों, तो फ्रूट चमगादड़ से। तो वाहक कौन है इसका, फ्रूट चमगादड़ है। और अगर मान लीजिए कोई इससे संक्रमित व्यक्ति है तो उसके जो है वो कहीं पे कोई स्पिट कर दिया या फिर जो उसके शारीरिक तरल पदार्थ होते जो अपशिष्ट होते उसके संपर्क में अगर कोई आ जाता है तो भी जो है इस वायरस से वो संक्रमित हो सकता है, ठीक है। तो अन्य मनुष्यों के भी संपर्क, एक मतलब कोई संक्रमित मनुष्य से संपर्क में आने पे उसके द्वारा इस्तेमाल की हुई चीज है, कोई तरल पदार्थ है, उसका कोई अपशिष्ट है, उससे संपर्क में आने से दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित हो सकता है। इस वायरस की पहचान की बात किया जाए तो सबसे पहले इस वायरस को 1967 में जो है वो पहचाना गया था। वहां के साइंटिस्ट थे कहां पे, यहाँ पे जर्मनी के फ्रैंकफर्ट और मार्बर्ग और सर्बिया के बेलग्रेड में। और यहाँ पे चूंकि जर्मनी का एक शहर है मार्बर्ग, वहां पे इसकी पहचान की गई थी इस वायरस की, जिस कारण से इस वायरस को मार्बर्ग वायरस कहा गया। देखा जाए यहाँ पे देखिए रिसर्च हो रहा था इस देश में, तो वो रिसर्च हो रहा था अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है युगांडा, ठीक है। युगांडा से कुछ बंदर लाए गए थे, उन बंदरों पे जो है हरे जो बंदर थे उनके जो उत्तक थे उन पे रिसर्च कार्य चल रहा था। उसी दौरान जो है वो जो पहले जो प्रथम संक्रमित लोग थे वो उसी रिसर्च के दौरान, उसी शोध के दौरान इस वायरस के संपर्क में आए थे, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं मार्बर्ग वायरस के बारे में। और देखिए मार्बर्ग और इबोला वायरस के बीच में कुछ ज्यादा ही समानता देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो ये दोनों ही जो वायरस है मार्बर्ग वायरस और इबोला वायरस, ये दोनों एक ही वायरस के परिवार के हैं। कौन सा है ये ध्यान रखिएगा, तो ये वायरस है फिलोविरिडी, ठीक है, फिलोविरिडी परिवार से है ये संबंधित, इसी फैमिली के ये मार्बर्ग भी है, इबोला भी है। और जो भी कुछ क्लिनिकल समस्याएं देखी जाती है, लाइक दोनों में जो कुछ भी जो प्रभाव देखने को मिलता है, जो लक्षण देखने को मिलता है, वो भी इबोला वायरस से संक्रमित व्यक्ति का और मार्बर्ग से संपर्क में जो आपका देखा जाए संक्रमित व्यक्ति का, दोनों का ही सिमिलर हमें देखने को मिलता है, ठीक है।
ये किस फैमिली से है, ये इंपॉर्टेंट है। देखा जाए इबोला को भी जिस तरह, इबोला की ही तरह यहाँ पे जो चमगादड़ से प्राइमेट्स में फैलता है इबोला का भी वायरस, और उसी तरीके से मार्बर्ग का भी वायरस, ठीक है। और ध्यान रखिएगा चमगादड़ ही जो है इन वायरसेस की प्राकृतिक मेजबान या फिर हम कह सकते हैं ये वाहक होते हैं, जो है फैलाने का कार्य ये चमगादड़ करते हैं, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा कि मार्बर्ग वायरस का प्रकोप की पुष्टि की गई है WHO के द्वारा। कौन से, ये देखिए अफ्रीका का देश है जिसका नाम है इक्वेटोरियल गिनी, वेस्ट अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरून, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबॉन से इसकी लगी हुई कैपिटल, यहाँ पे जो है कंट्री का बाउंड्री है। मालावा जो है वो यहाँ की आप देख सकते हैं क्या है, कैपिटल है। अटलांटिक ओशन से ये अपनी सीमा को साझा करता है, तो इसकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। WHO की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? WHO की बात किया जाए दोस्तों तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। WHO की स्थापना दोस्तों कब हुआ था? ये 1948 में हुआ था, 7 अप्रैल को हुआ था, जिस कारण से हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की दोस्तों, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जेनेवा में है, ठीक है, जेनेवा में। जेनेवा में देखिए WTO का भी हेडक्वार्टर है जेनेवा में। कहाँ पे? ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि डायरेक्टर जनरल जो है, महानिदेशक WHO के, वो कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा लॉन्च किया गया है? तो ये पहला जो है समुद्री स्थानिक ढांचा योजना है जिसको लॉन्च किया गया है पुडुचेरी में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है। और देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्या है कि समुद्रिक स्थानिक ढांचा क्या होता है। देखिए समुद्र का कुछ ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, एक एरिया होती है जहां पे मानव गतिविधियों का संचालन किया जाता है, जैसे कोई रिसर्च हो गया, पारिस्थितिकी से जुड़ी हुई कोई कार्य हो गए, तो ऐसी चीजों को करने के लिए समुद्र का एक क्षेत्र जो है वो निर्धारित कर लिया जाता है। ऐसी गतिविधियों, जो मानव गतिविधियों को संचालित करने के लिए, ऐसे ही क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सामुद्रिक स्थानिक ढांचा कहा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा भारत का जो पहला सामुद्रिक योजना ढांचा जो है वो कहां पे स्थापित हो रहा है दोस्तों? पुडुचेरी में, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि मानव गतिविधियों के लिए समुद्री क्षेत्रों में स्थान आवंटित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को समुद्री स्थानिक योजना ढांचा कहा जाता है। उद्देश्य क्या होता है इस योजना ढांचा का? तो आर्थिक भी होता है इसका उद्देश्य, पारिस्थितिकी उद्देश्य भी होता है, सामाजिक उद्देश्य, कई उद्देश्यों की ये ढांचा क्या करता है? उसकी पूर्ति करता है। और अगर हम बात करें पहला समुद्रिक योजना ढांचा जो स्थापित किया गया है भारत में, वो पुडुचेरी में किया गया है। और इस योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया था, या फिर ये योजना किन के द्वारा लागू की गई? तो भारत के साथ साथ नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे, इन दोनों दोस्त ने जो है देशों ने मिलकर के इस योजना को लागू किया है। और ये योजना है, ध्यान रखिएगा, एक इनिशिएटिव है दोनों देशों के बीच में जिसका नाम है इंडो नॉर्वे ओशन इनिशिएटिव। इसी योजना के तहत जो है, इसी एक तरीके से इनिशिएटिव के तहत इस योजना को लागू किया गया है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है ये पहल, जो इनिशिएटिव है, ये 2019 में दोनों देशों के बीच में जो है पहल, ये जो पहल है ये 2019 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत बनाई गई थी। तो दोनों देशों के बीच में 2019 में समझौता किया गया था। उसी समझौते ज्ञापन के तहत इस पहल की शुरुआत की गई थी 2019 में। और इसी पहल के तहत जो है भारत का पहला स्थानिक समुद्री स्थानिक योजना ढांचा स्थापित किया जा रहा है, लॉन्च किया गया है पुडुचेरी में। किस देश के सहयोग से? ध्यान रखिएगा, नॉर्वे कंट्री नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो देखिए ये प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, और इसके लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, जब से 2022 से लेकर के 2025-26। और इसका करेक्ट आंसर है 4800 करोड़ रुपए, ठीक है।
तो ये इसका आंसर है करेक्ट। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये योजना है बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और केंद्र सरकार ने इस प्रोग्राम के लिए जो है 4800 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया है। ठीक है, कब से कब तक के लिए? तो ये चालू वित्त वर्ष है 2022-23 से लेकर के 2025-26 के लिए ये योजना होगी केंद्र सरकार के द्वारा। ये पूरी तरीके से वित्त पोषित योजना है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम केंद्र के द्वारा ये पूरी तरह से वित्त पोषित है। पूरा जो है इसका वित्त पोषण केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। समय क्या है? 2022 से 23 से लेकर के 2025-26। ठीक है, प्रोग्राम का समय ध्यान रखिएगा। और इस योजना के लिए कितनी राशि जो आवंटित की गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा? 4800 करोड़ रुपए। जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने इस योजना के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि इस योजना से देखा जाए 4 उत्तरी राज्य, इंपॉर्टेंट है, 4 उत्तरी राज्य और साथ ही साथ देखा जाए 1 केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। ठीक है, वहां पे आजीविका के अवसर बढ़ेंगे। बुनियादी ढांचा दोस्तों क्या होता है? आपसे कोई पूछ दे बुनियादी ढांचा, देखिए कई तरह का, एक तो आर्थिक ढांचा भी होता है, ठीक है, एक सामाजिक ढांचा भी होता है। ये सब बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आते हैं जो संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अगर देखा जाए आर्थिक ढांचा के तहत क्या हो सकता है, जैसे सड़कें हो गई, परिवहन हो गया, संचार हो गया, ठीक है, बिजली हो गई, और क्या क्या हो सकता है, एक तरीके से हवाई अड्डे हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सारी चीजें क्या है? आर्थिक ढांचा के अंतर्गत आती, यानी कि ऐसे ढांचे के विकास से हमारी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है। सामाजिक व्यवस्था के तहत देखिए क्या आता है, सबसे पहले एजुकेशन आएगा, ठीक है, फिर हेल्थ आएगा, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फिर उसके बाद देखा जाए स्वच्छता हो गई, ठीक है, और फिर देखा जाए पेयजल हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, आवास हो गया, ठीक है, रहने के लिए क्या होना चाहिए? हाउस होना चाहिए, आवास हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हमारे सामाजिक जो है ढांचा होता है। तो ये एक तरीके से इन्हीं सब के विकास के लिए जो बुनियादी ढांचा है उसका विकास हो, और इसी के साथ साथ क्या हो? आजीविका का भी सृजन हो, रोजगार का सृजन हो। इसमें देखा जाए ये जो 4 राज्य हैं कौन कौन से, एक तो आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, और जो एक केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा शामिल है दोस्तों? लद्दाख शामिल है। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इसमें देखा जाए ये जो वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान है इसको लागू किया जा रहा है, इसको जो तैयार किया जा रहा है वो जिला प्रशासन के द्वारा तैयार किया जा रहा है। किसके तहत? चूंकि विलेज से संबंधित है तो ग्राम पंचायत शामिल होगी क्योंकि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। इसमें क्या किया जाएगा? बेसिकली ये जो प्लान है ये किन किन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए लागू किया गया है, देखिए उसमें क्या है। एक तो सभी मौसम अनुकूल सड़क हो, ऐसा ना हो कि बारिश हो और दूसरा गाड़ी का चलना बंद हो जाए, परिवहन बंद हो जाए, व्यापार ठप हो जाए, ऐसा नहीं भाई, हर मौसम के अनुकूल, बारिश खूब हो कोई दिक्कत नहीं, हमारा व्यापार हो रहा है, हमारे परिवहन चल रहे हैं, इस तरह का सड़क का निर्माण होगा। पेयजल की सुविधा होगी, 24/7 आवर क्या किया जाएगा? विद्युत की आपूर्ति होगी। किसके माध्यम से? रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से, जो है पवन ऊर्जा के माध्यम से। दूसरी चीज मोबाइल की व्यवस्था हो, कनेक्ट और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से मोबाइल लेके क्या करेंगे भैया, आज इंटरनेट का जमाना है, सारी चीजें ऑनलाइन है, तो हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी सुविधा होगी। पर्यटक केंद्र भी होंगे भाई, पर्यटन को बढ़ावा देकर के रोजगार का सृजन किया जाएगा। ठीक है, उस क्षेत्र का विकास, आर्थिक विकास किया जाएगा। और बहुत सारे बहुउद्देशीय सेंटर्स के साथ साथ ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर भी, हेल्थ का, ठीक है, अगर आप स्वस्थ ही नहीं है तो इन सब चीजों का होने का क्या फायदा। तो स्वस्थ और वेलनेस सेंटर भी आपको स्थापित किया जाएगा। सारी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। आर्थिक ढांचे का साथ साथ सामाजिक ढांचे का भी विकास इसमें किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, कब तक, इसके लिए जो राशि, ध्यान रखिएगा पूरी तरीके से केंद्रीय योजना यानी कि केंद्र के द्वारा इसको वित्त पोषित किया जा रहा है, ग्राम स्तर पे लागू किया जाएगा, जिला प्रशासन के द्वारा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की कि भारत और किस देश ने डिजिटल बुनियादी सेवा सतत विकास पर सहयोग करने हेतु सहमति व्यक्त की है। तो दोस्तों हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं और करेक्ट आंसर इज डी है, स्पेन। ठीक है,
और आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखा जाए अभी हाल फिलहाल में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और जो स्पेन के उनके समकक्ष हैं, उन लोगों ने एक टेलीफोनिक वार्ता किया और इस दौरान कुछ समझौते किए। तो यहाँ पे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और उनके जो समकक्ष स्पेनिश समकक्ष हैं पेड्रो सांचेज, उन्होंने 15 फरवरी को देखिए कुछ जो है मुद्दों पर सहयोग करने के लिए सहमति व्यक्त किया है। ये मुद्दे क्या है? एक आपका डिजिटल बुनियादी ढांचा है, जलवायु कार्रवाई है, स्वच्छ ऊर्जा है, सतत विकास, इन सब मुद्दों को लेकर के आपस में सहयोग करने की बात पे सहमति दर्ज किया है। एक तरीके से देखा जाए ये जो दोनों नेता हैं, जो लीडर्स हैं दोनों देश के, वो आपसी हित के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा किया है इन्होंने। अगर बात करें भारत और जो स्पेन के बीच में राजनयिक संबंध जब से स्थापित हुआ है, कब स्थापित हुआ था दोनों के बीच में? 1956 से, ठीक है। 1956 से भारत और स्पेन के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और तब से लेकर के अभी तक जो है इनके संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। वही बात करें यहाँ पे जो है इन दोनों देशों ने आपस में क्या करना, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को गति देने के लिए, साथ ही साथ ये दोनों देश भारत और स्पेन जो है एक दूसरे को आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए एक आयोग का गठन किया था 1972 में। उस आयोग का नाम क्या है? भारत स्पेन संयुक्त आयोग। इस आयोग का गठन किया गया था व्यापार, निवेश संबंधों, इन सब चीजों पे बढ़ावा देने के लिए। बात करें स्पेन जो है भारत में 15वां सबसे बड़ा निवेशक है, ठीक है, 15वां। तो आप बताइए सबसे पहले स्थान पे कौन, सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है भारत में? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। आइए बात कर ले स्पेन की। यूरोप की कंट्री है और आपके सामने देखिए फिजिकल भी जो है मैप खुला हुआ है, पॉलिटिकल मैप भी खुला हुआ है। और बात करते हैं देखिए स्पेन की जो है बाउंड्रीज देख लीजिए किससे लग रही। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पेन की बाउंड्री के बारे में, तो अगर हम इसके ओशियन देखें तो देखिए मेडिटेरेनियन से भी इसकी बाउंड्री लग रही है, ठीक है। यहाँ पे बे ऑफ बिस्किक और नॉर्थ अटलांटिक, और ठीक है नॉर्थ अटलांटिक से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। कंट्री जिससे अपने जो है सीमा को साझा करता है तो पुर्तगाल, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पेन, यहाँ पे फ्रांस है, ठीक है। स्पेन आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि स्ट्रेट आपको दिखेगा, स्ट्रेट यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। कई बार पूछा गया है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो किन देशों के जो है बीच में स्थित है, किन सागरों के बीच में है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये मोरक्को को अलग करता है स्पेन से, बिल्कुल देखिए पिक पर है। और नॉर्थ अटलांटिक को जो है मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। अगर देखिए अल्बोरन सी भी है यहाँ पे, अगर बहुत इन डेप्थ से जाएगा तो ये पूछ सकता है, जिब्राल्टर ध्यान रखेगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे फिजिकल बाउंड्री में एक प्रश्न आया था कि स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सी जो है पर्वत श्रेणी वो प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको एक माउंटेन दिख रहा होगा, ठीक है, रुक जाइए, माफ करिएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए एक माउंटेन आपको दिख रहा है, ठीक है, पेरेनीज माउंटेन। पेरेनीज माउंटेन जो है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में क्या करती है, एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक एग्जाम में, ठीक है। अगर हम बात करें स्पेन की कैपिटल की, बिल्कुल मिडिल में स्थित है मैड्रिड जो है, ये इसका कैपिटल है। यूरो जो है इसकी करेंसी है। और यहाँ पे देखिए अभी राजशाही है, यानी कि हुआन कार्लोस नाम मात्र की राजशाही है, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी कोई चर्चा में रहता है न्यूज वगैरह कोई कंट्री, तो आपके लिए मैपिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। आइए अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए प्रोटोटाइप उड़ान प्रशिक्षण किए जाने की संभावना है? तो देखिए ये जो विकसित किया जा रहा है भारत और किस देश के द्वारा, एयरलाइन जो है यहाँ पे एयर लॉन्च अनमैन्ड एयर व्हीकल, ये अमेरिका के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो ये देखिए जो भारत और अमेरिका मिल करके एक संयुक्त रूप से देखिए एक व्हीकल बना रहे हैं, क्या नाम है, एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। और ये माना जा रहा है ये जो व्हीकल है ये इस साल जो है इसका प्रशिक्षण उड़ान किया जाएगा, उड़ाया जाएगा इसे 2023 में, ठीक है। इसकी बात करें कि एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल की, तो ये एक प्रकार का, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये एक प्रकार का ड्रोन है, मानव रहित हवाई ड्रोन है, ठीक है। इसमें कोई भी जो है ये मानव के द्वारा नहीं चलाया जाएगा।
और इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा ये एक तरीके से सैन्य परिवहन है, ठीक है। तो सेना के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जो है कि सेना जो है देखिए इसको, इस जो व्हीकल को किस तरीके से जो सेना होगी वो सेना को हवाई टोही, निगरानी, खुफिया जानकारी एकत्र करने में क्षमता प्रदान करेगा। तो बेसिकली सेना के इस्तेमाल के लिए इस व्हीकल को बनाया गया है भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रयास से। और इसको बनाने के लिए 2021 की बात है, जो भारत का रक्षा मंत्रालय यानी कि भारतीय रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग ने रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल में संयुक्त कार्य समूह वायु प्रणाली के तहत इस विकल्प के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो 2021 के तहत इन दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था कि इस तरीके का हम विकल्प बनाएंगे, जो अभी इस साल के जो है इसके परीक्षण उड़ान की संभावना देखी जा रही है, ठीक है। तो आपके लिए फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, किन देशों के संयुक्त प्रयास है ये, तो भारत और अमेरिका के द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू है। काफी लंबी क्लास आजकल हो जाती है लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा नेब्रास्का के सैंड हिल्स किस देश में स्थित है। देखिए ये नेब्रास्का के सैंड हिल्स अभी चर्चा में रहे हैं, क्यों चर्चा में रहे वो देखेंगे। और ये किस देश में स्थित है, देखिए अगेन इसका आंसर है अमेरिका, अमेरिका में स्थित है। और इसके बारे में बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये क्रिस्टल दिख रहा होगा, ठीक है। ये तीसरा प्राकृतिक, यहाँ पे जो है क्वासी क्रिस्टल का जो तीसरा प्राकृतिक स्रोत खोजा गया है, और ये अमेरिका के उत्तर मध्य नेब्रास्का के सैंड हिल्स में, ठीक है। ध्यान रखिएगा वैज्ञानिकों ने खोजा है, क्वासी क्रिस्टल के तीसरे प्राकृतिक स्रोत की खोज की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस चाहे जो है यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिएगा। अगर हम बात करें क्वासी क्रिस्टल, देखिए क्या है, ये एक तरह का बहुत ही आकर्षक पदार्थ होता है, देख के ही लग जा रहा है। और ये इसमें बहुत सारी जो है विशेषताओं का ये अनूठा संयोजन है, बहुत सारी कुछ अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर हम पारंपरिक क्रिस्टल की बात करें तो वहां पे जो है ये परमाणु दोहराव वाले पैटर्न पर व्यवस्थित होते हैं, जो पारंपरिक क्रिस्टल होते हैं। वहीं अगर हम क्वासी क्रिस्टल की बात करें तो क्वासी क्रिस्टल के जो परमाणु होते हैं वो एक पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं और जिनमें परमाणुओं का दोहराव यादृच्छिक अंतराल पर होता है, ठीक है। अगर हम क्वासी की बात करें तो इसकी जो खोज की गई थी वो किया गया था 1982 में प्रयोगशाला में। एक अमेरिकी इजराइल वैज्ञानिक है जिनका नाम है डैन शैचमैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके लिए इनको इस खोज के लिए इनको नोबेल भी दिया गया था। डैन शैचमैन को, इन्होंने क्वासी क्रिस्टल की खोज किया था प्रयोगशाला में 1982 को। और इस खोज के लिए विज्ञान के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में 2021 का नोबेल इनको प्रदान किया गया था। अगर हम बात करें पहला प्राकृतिक क्वासी क्रिस्टल जो खोजा गया था ये 2009 में खोजा गया था। कहां पे, रूस के खातारिका उल्कापिंड में ये पहला जो है प्राकृतिक क्रिस्टल, हमें क्वासी क्रिस्टल प्राप्त हुआ था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक एक लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, जहां पे मैं बोलती हूँ स्टार, उसका तो कोशिश क्या करिए शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो ये चीज ठीक है। तो ये था आज का हमारा 10 एमसीक्यू। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की, ठीक है। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा हेतु भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक आयोजित की गई। कहां की गई, नई दिल्ली में की गई, ठीक है। वही बात करें वुमेन प्रीमियम लीग में 3.4 करोड़ की उच्चतम बोली हासिल किया किसने, स्मृति मंधाना ने। वहीं हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया किसे, यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को। G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए G20 थीम QR कोड लॉन्च किया किसने, पेटीएम ने किया। और आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू है, यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ द डे है कि जेन्युइन इम्पैक्ट न्यूज़लेटर द्वारा संकलित डेटा 2021-22 में $130 मिलियन की कुल कमाई के साथ सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बन गए हैं अर्जेंटीना के लियोन मेसी, ठीक है। तो अर्जेंटीना के लियोन मेसी सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बन गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर और उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। जहां पे डाउट होगा दोस्तों वहां पे कोशिश करिएगा क्वेश्चंस आप पूछ लें, कमेंट बॉक्स में बता दें। बाकी देखिए कल है संडे, तो आप सभी लोगों को अच्छे से जितने क्वेश्चन मैं पूछी हूँ वो आप बताएंगे और जितने अभी तक पढ़ाए जा चुके हैं उनका आप रिविजन करेंगे। रिविजन करिए और टेस्ट देते रहिए, कोई भी टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए जो आपको ठीक लगता है। डिकोड एग्जाम का भी टेस्ट चल रहा है, डिकोड एग्जाम का जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी
टेस्ट चल रहा है उनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, टेस्ट कोई भी ज्वाइन कर लीजिए और उसको टेस्ट देते रहिए। टेस्ट आपको बताता है कि एक्चुअली आपकी तैयारी कैसी चल रही है, बहुत जरूरी होता है टेस्ट देना, ठीक है। बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक तो जरूर करें आप लोग, एक लाइक तो बनता है। बाकी कमेंट बॉक्स में आंसर करें, शेयर करो भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड